मुझे बताइए कि डॉक्टर बारी को किससे डर लगता है? अल्लाह की पाक के बगैर किसी से नहीं। जी। बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर बारी साहब। डॉक्टर बारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं शाकिर मातू बात कर रहा हूँ। जी थैंक यू शाकिर भाई। बारी साहब, हमें बताइए कि हाल ही में आपने अनंतनाग में एक डॉक्टर को एक्सपोज किया है। जो आप काम कर रहे हैं पब्लिक के लिए, इसके लिए एक जिगरा होना चाहिए जो आप में कूट कूट के भरा है। इस हवाले से बताइए। अब मैं क्या बताऊं, मुझे सबसे मैं बहुत मतलब जिसको कहते हैं ना, अल्लाह पाक पे भरोसा करता हूं, उसके बाद हर एक चीज होती है। उनकी मर्जी के बगैर तो कुछ होता नहीं है। जी जी। तो उसी पे मुझे भरोसा है। फिर यहाँ के चंद ऑनेस्ट पुलिस ऑफिशियल्स पे भरोसा है कि अगर मैं कोई भी काम करूंगा तो वो ऑनेस्ट पुलिस ऑफिशियल्स उसको अप्रिशिएट करेंगे और वो उसका सपोर्ट करेंगे। जी जी। मैं कल की ही बात कहूंगा। कल सीएमओ साहब ने सीज किया मेडिकल शॉप। बहुत सारे मीडिया भाइयों ने उनको अप्रिशिएट किया। बिल्कुल। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ किस बात पे। सीएमओ इज गेटिंग सैलरी एंड वी आर द टैक्स पेयर्स। हमारे टैक्स से वो सैलरी लेता है और उसको यही ड्यूटी है कि जो भी गलत हो रहा है, जहां पर भी मेडिसिन में प्रैक्टिस इलीगल हो रही है, फ्रॉडुलेंट है, उसको सीज करना है। ऐसे ही सीएमओ ने उस बंदे की सर्विस 44 ईयर्स तक दी है उसने मेडिसिन में, और 44 ईयर्स तक तो उसको नहीं पकड़ा ना उन्होंने। ऑल्दो दे आर गेटिंग मनी फॉर दैट, दे आर गेटिंग द सैलरी। मैं तो कोई सैलरी नहीं लेता हूँ, मैंने तो उसको ऐसे ही बेनिकाब कर दिया क्योंकि सोसाइटी को मुझे बचाना है। और फिर उसको क्रेडिट दिया जाता है ऐसे। अगर कोई भी ऑफिशियल हो, चाहे वो क्लर्क से लेके एक डीसी लेवल तक या सेक्रेटरीट में कमिश्नर सेक्रेटरी तक बात हो, तो उसको अपनी ड्यूटी निभानी है। और अगर उस बंदे से कोई भी लूप होल होता है तो वो अकाउंटेबल है, उसको वही सजा लगनी चाहिए जो कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन यहाँ वो नहीं दिखाया जाता है। यहाँ ये दिखाया जाता है कि सीएमओ साहब ने सीज किया। वो तो 44 इयर्स बिफोर उसको अरेस्ट होना चाहिए, और 44 इयर्स बिफोर उस शॉप को भी जहाँ जहाँ वो सर्विस दे रहा है, उसी दिन जिस दिन वो सर्विस दे रहा है उस वाले मेडिकल शॉप में, फार्मेसी में, उसी दिन वो सीज होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती है हमारी, ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज ये ऑफिशियल्स नहीं समझते हैं। तो हमें बताइए, जिस तरह से प्राइवेट टीचरों को, जो गवर्नमेंट टीचर होते हैं, उनको प्राइवेट पढ़ाने से मना किया जाता है, क्या आपको लग रहा है कि अगर गवर्नमेंट ऐसी स्कीम निकालेगा कि जो गवर्नमेंट डॉक्टर होते हैं उन्हें प्राइवेट देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो गवर्नमेंट के लिए ही अवेलेबल रहेंगे? इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मैं तो भी बहुत फ्रैंक और ऑनेस्ट बात करूंगा। यहाँ सिस्टम में बहुत लोग फॉल्स है। उसका अगर आप पिछले 70 सालों का ये देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज कभी हम कश्मीरियों के लॉयल नहीं रही है। इन्होंने हमेशा झुकाव किया या तो सराउंडिंग कंट्रीज पे का या तो दिल्ली का। कभी किसी ने कश्मीरी की बात नहीं की। इन्होंने हमेशा या तो एजेंडा बाहर का चलाया तो उनको रिप्रेजेंट किया कश्मीर में, या दिल्ली को रिप्रेजेंट किया कश्मीर में। हमेशा एक लीडर को चाहिए, चाहे वो ममता बनर्जी हो, आप खुद देख लीजिए, वो वेस्ट बंगाल को रिप्रेजेंट कराती है पार्लियामेंट में, उसको लीडर कहते हैं। केजरीवाल जिस स्टेट में होता है, दिल्ली को रिप्रेजेंट कराता है पार्लियामेंट में। तो हमेशा हमें ऐसे लीडर चाहिए जो अपने लोगों को रिप्रेजेंट करे उस आईवान में, न कि आईवान को रिप्रेजेंट करे उस छोटे से स्टेट में या छोटे से रीजन में। यहाँ बदकिस्मती यही है। आप नीतीश कुमार को देखिए, वो बिहार को रिप्रेजेंट कराते हैं दिल्ली में, लेकिन हमारे जितने एनसी के लीडर्स हैं, पीडीपी के लीडर्स हैं, या जो भी यहाँ पॉलिटिकल लीडर रहे, उन्होंने हमेशा दिल्ली की यहाँ बात की। उनमें से किसी में गट्स नहीं है हम निहत्ते कश्मीरियों की बात करें। बिजली बिल इतनी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, करप्शन है, उस पर वो बात नहीं करते हैं। वो सिर्फ डायलॉग बाजी करते हैं वहां, और कुछ नहीं आता। आज ही मैं कोई पोस्ट देख रहा था, उस पर सीधे किसी ने चढ़ाया था कि एक शेरनी होनी चाहिए पार्लियामेंट में। अरे उससे भी बढ़कर तो पोजीशन मिली थी एज ए चीफ मिनिस्टर। जब वो चीफ मिनिस्टर थी तब उन्होंने क्या किया, आप मुझे बता दीजिए। तब तो उन्होंने हम लोग को भगोड़ा बना दिया।
और उसके बाद चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस कितनी आ गई, उसके बाद वो बैंक वाला स्कैम, कितने स्कैम्स हो गए आप हमें बता दीजिए। कभी वो लॉयल ही नहीं है स्टेट के लिए, कभी वो लॉयल ही नहीं है लोगों के लिए। जिस दिन वो लॉयल हो जाएंगे उस दिन सच में मैं भी आराम से रहूंगा, बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, और ये जो मैं करप्शन के खिलाफ मुहिम छेड़ रहा हूँ या बाकी चीजों के लिए, ये मैं बंद करूंगा। आप क्यों नहीं आते पॉलिटिक्स में? आप जैसे आप बता रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो कश्मीर के लिए लॉयल नहीं है, अगर आप आ जाएंगे तो आपको तो सपोर्ट भी मिल जाएगा, आप तो डायरेक्ट ही देखिए मैं चुनाव जीत जाएंगे। देखिए मैं एक स्कॉलर हूँ, टू बी ऑनेस्टली बताऊं, हाँ। मैं एक स्कॉलर हूँ, मैं ग्राउंड रियलिटीज जानता हूँ, ठीक है। मैं एक ही लाइन में इसको आपको कंक्लूड करके दे दूंगा कि ना मुझे इतनी किस्मत है कि मैं लोगों की एक पावर के साथ उनकी खिदमत करूं। आज मेरे पास कोई पावर नहीं है, आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं खिदमत करता हूं, लेकिन ये लोग उतनी किस्मत नहीं है मेरी कि पावर में होके फिर ये मुझे खिदमत का मौका दे दे, तब बात बन जाए। या इन लोगों की भी बदकिस्मती है, इनको मेरे जैसा एक ग्राउंड, जो ग्राउंड से जुड़ा हो, जो एक किसान का बेटा हो, जो मतलब एक ऐसे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, उनको वैसा लीडर नहीं मिल सकता है, ना उनको ऐसा रहनुमा मिलने का मतलब मुझे चांस लगता है, क्योंकि किस्मत नहीं है, ना उनकी किस्मत है ना मेरी किस्मत है। आपके कंटेंट से लग रहा है कि डॉक्टर बारी को किससे डर नहीं लगता है। मुझे बताइए कि डॉक्टर बारी को किससे डर लगता है? अल्लाह की पाक के बगैर किसी से नहीं जी जी, अल्लाह पाक के बगैर मुझे किसी से डर नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने जैसे हमें हमारे लिए कुरान पाक और हदीस, उन्हीं पे हमें सर्फ करनी है जिंदगी, और उन्हीं के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे। ये मैं सिर्फ इस्लाम की बात नहीं करूंगा, मैंने इवन भगवत गीता पढ़ी है, मैंने ग्रंथ पढ़े हैं, मैंने बाइबल पढ़ी है, हर एक में सेम कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन हम उनको ताक पे रखते हैं और चलते जा रहे हैं। लेकिन उसमें बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीजें हैं जो हमें हर एक रिलीजन से लेनी चाहिए, और उन्हीं के रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। तब उससे हमारा समाज में भी बुराइयां दूर हो जाएंगी, एनवायरनमेंट भी बच जाएगा, इकोलॉजी भी बच जाएगी, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। इंशाल्लाह वैसा नहीं होगा। मेरी बहुत अच्छी प्लानिंग है, मैं यूथ को हमेशा सपोर्ट करता हूं, उनको मतलब एजुकेट करता हूं कि आप लोग गांव में जो ऑनेस्ट यूथ है उसको आप पंच का इलेक्शन लड़ाइए, सरपंच का इलेक्शन लड़ाइए। मैं बहुत बड़ी टीम खड़ी कर रहा हूं, और जब वो अच्छा नेक और अच्छा एजुकेटेड बंदा होगा, वो गलत ग्राउंड ग्रास रूट लेवल पे नहीं होने देगा। उसी से फिर कोई अच्छा ईमानदार लड़का होगा जो बीडीसी बनेगा, उसी से कोई अच्छा ईमानदार होगा जो डीडीसी बनेगा, और जो फिर चेयरमैन होगा पूरे डिस्ट्रिक्ट का, और उन्हीं की वजह से फिर कल एमएलए भी बनेंगे उन्हीं लड़कों में से, और कल वही मिनिस्टर होंगे इंशाल्लाह। अगर डॉक्टर बारी को कभी कभार चांस मिले किसी पार्टी में जाने के लिए, तो आप किस पार्टी को इख्तियार करेंगे? नहीं, मुझे पॉलिटिक्स पसंद नहीं है, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाने की। नहीं, अगर आपको कभी कभार चांस मिले, मतलब अगर आप मजबूर हो जाए कि आप पब्लिक को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते ठीक तरह से। यहाँ मुझे लगता है एक ही लीडर था जो सच में कश्मीरियों की बात करता था, वो इंजीनियर रशीद हैं। वो तो जेल में है, उनकी पार्टी भी आपको पता ही है, लेकिन वो रिप्रेजेंट करता था सेंटिमेंट्स, वो रिप्रेजेंट करता था यहाँ के लोगों को। लेकिन ऐसे लीडर्स को यहाँ कहाँ उभरने देते हैं। जी, तो हमें बताइए कि आपके आजकल जो पेरेंट्स हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं पूरे जम्मू कश्मीर की, अगर हम बात करें तो पेरेंट्स के लिए एक मैसेज क्या रहेगी आपको कि उनके जो बच्चे हैं वो चाहते हैं कि आपकी तरह बन जाए? मेरी रिक्वेस्ट है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, या मेरे ट्राइबल लोग हो, गुज्जर एंड बकरवाल, उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, हमेशा ना बच्चों को फ्रीडम दिया जाए। अगर वो बनना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं सोसाइटी के लिए, उससे बड़ी बात क्या होगी। सोसाइटी से करप्शन दूर हो जाएगा, सोसाइटी से निपोटिज्म दूर हो जाएगा, सोसाइटी से बुराइयां दूर होगी, ड्रग्स दूर होंगे, हर एक चीज दूर हो जाएगा। तो जो पुलिस ऑफिशियल्स बेचारे रात दिन काम करते हैं, उनका भी जो कंधे पे बोझ है वो भी कम हो जाएगा। और जो यहाँ पर हर वक्त डर रहता है कहीं मेरा बच्चा ड्रग्स के टुवर्ड्स न जाए, वो भी कम हो जाएगा। किलिंग कम हो जाएगी, क्योंकि मर्डर करता है कोई, किसी का गलत करता है। इवन लड़कियां सेफ नहीं है, क्यों आपको पता है, कोई भी लड़का उसका वायरल करता है पिक, बाकी चीजें, ये सब फिर समाज एजुकेटेड हो जाएगा, और उससे बुराइयां ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगी। जैसे कि आजकल के पेरेंट्स जो हैं वो गवर्नमेंट, अगर हम आप तो एक अदीब थे आप, और आज
भी अजीब ही है। अगर आप गवर्नमेंट को आपने अलग छोड़ा है, आप अब बता रहे हैं कि मैं प्राइवेट पढ़ा रहा हूँ या क्या कर रहे हैं आप, किसी ना किसी तरह से आप समाज को खिदमत दे रहे हैं। जो गवर्नमेंट के स्कूल है उनमें जो बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं करते हैं, क्या वजूहत है इसकी? इसकी मैं बहुत इजी सॉल्यूशन दे दूंगा आपको, सच में मेरे पास बहुत सारे सॉल्यूशंस है, क्योंकि मैं एक रिसर्चर हूँ। गवर्नमेंट को चाहिए था जितने भी टीचर है, जितने भी गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, उन सबों को कंपल्शन होना चाहिए कि वो अपने बच्चों को उन्हीं स्कूल्स में पढ़ाए जहां उनके स्कूल है। फॉर एग्जांपल, एक गांव में 5 टीचर है, उनके बच्चे उन्हीं गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ने चाहिए। अगर 2 डॉक्टर है, उनके भी बच्चे, और तब उनकी सैलरी निकलनी चाहिए जब वो गवर्नमेंट स्कूल उनको एनओसी देगा, हाँ ये हमारे स्कूल में पढ़ते हैं इनके बच्चे और ये रेगुलर यहाँ के स्टूडेंट है। बस इतना ही होना चाहिए। ऑटोमेटिकली वो स्कूल डेवलप भी होगा, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। एक, जितने भी टीचर है वो अपने बच्चों को खुद ब खुद पढ़ाएंगे, उनको अपनापन लगेगा, वो कहेंगे अगर हमने इनको अच्छा नहीं पढ़ाएगा तो हमारे बच्चे खराब हो जाएंगे। दूसरा, अगर वो उसी गाँव के चंद सेक्रेटरीट में मुलाजिम होंगे, चंद डिसीजन मेकर्स होंगे डीसी ऑफिस में, बाकी में, तो वो क्या करेंगे, जितने भी फंड्स होंगे, जो भी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होगा, बाकी चीजें होंगी, वो वहां पर जल्दी पास कराएंगे और उसमें करप्शन नहीं होगा और वो सीधे पैसा उस स्कूल में जाएगा, उससे भी डेवलपमेंट होगा। 2 साइड से हमें फायदा होगा। और अगर उसी गांव का फिर फॉर एग्जांपल सीईओ होगा, जडईओ होगा, जो भी प्राइवेट स्कूल्स होते हैं जहां इम्पोज होता है, हैवी फीसेस लेते हैं, वो बाकी चीजें होती है, वो बैन कराएंगे। और अगर वहां अच्छी पढ़ाई ऑल्दो प्राइवेट स्कूल में होती है, लेकिन दूसरी चीजों को वो अकाउंटेबल हो जाएंगे। और जब वो सैलरीज कम देंगे टीचर की, तो उन पे नकील कसी जाएगी, उनका स्कूल बंद हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे स्कूल्स पे बैन लगेगी, ताला लगेगा, तो ऑटोमेटिकली शिफ्ट जो प्राइवेटाइजेशन की तरह होता है वो सीधे गवर्नमेंट के स्कूल में आएगा। उससे हमारे रिसोर्सेज भी बढ़ेंगे और पैसे भी बचेंगे। आपने बड़े ही अच्छे अंदाज से इन सभी बातों को एक अच्छे अंदाज में लोगों को समझाई है। अब आखिर पर हम ये पूछना चाहेंगे कि हमारे जो कश्मीर के जो यूथ हैं जिनको आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, उनके लिए आपकी मैसेज? मेरी मैसेज है हमेशा, जो जिस यूथ का जो रिलीजन हो, जो आपके रिलीजियस टेक्सचर्स है, उन पे बिलीव कर लीजिए और उनको फॉलो कर लीजिए। जब आप उनको फॉलो करेंगे तब डॉक्टर बारी से आप आगे जाएंगे। डॉक्टर बारी को कहते हैं गब्बर इज बैक, वन डे सीएम, क्या क्या कहते हैं, इससे अच्छे अच्छे नाम आपको लोग दे देंगे। और मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ एक काम कर लीजिए, अपने जो रिलीजन आपका है, चाहे भगवत गीता मीन्स मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी रिलीजियस बुक्स जो आपकी है, उनके नक्शे कदम पे चलने की जरूरत है। ऑटोमेटिकली आप लोगों को समझ आ जाएगा हमें सोसाइटी में करना क्या। बहुत बहुत शुक्रिया वारिस साहब हमारे साथ बात करने के लिए। उम्मीद है कि जब भी कोई नया इंशाल्लाह कोई मसला आएगा तो फिर से हम आपके साथ जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत ओके, थैंक यू।